नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास, यह गोल्डन वीडियो होने वाला है, मैराथन क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में बाल विकास टॉप 100 प्रश्नों का यह निचोड़ लेकर आए हैं। पूरे संपूर्ण बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, सारे प्रश्नों का आपको निचोड़ मिलेगा। और टॉप 100 क्वेश्चनों में से आपके जो है बाल विकास के 30 नंबर कंफर्म करने वाले प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर सभी प्यारे मित्र ध्यानपूर्वक ये जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से सेंड करना है और फीडबैक करना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करेंगे। सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई पे आप लोगों को लिंक ऑलरेडी दे दी गई है, जो सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए संपूर्ण बाल विकास के निचोड़ के टॉप 100 क्वेश्चनों में से शुरुआत करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक प्रश्न को अटेंड करेंगे और फीडबैक करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा कि सीखने से क्या तात्पर्य होता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन या अनुभूति में परिवर्तन हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सीखने से क्या तात्पर्य होता है, तो सभी लोग जानते हैं सीखने से तात्पर्य होता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न दिया गया है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करेंगे। थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, हिलगार्ड या फ्रेंडसन की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। थ्योरी ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं, सभी लोग बताइए। हिलगार्ड की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। गेट्स का है, वुडवर्थ का है, स्किनर महोदय जी का है या आपके कोहलर महोदय जी का है। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन साथियों किसका है, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह आपके वुडवर्थ महोदय जी का कथन है। चौथा प्रश्न जो स्क्रीन पर दिया गया है, अधिगम का अर्थ क्या होता है। बौद्धिक ज्ञान, भाषा का शुद्ध ज्ञान या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास या बच्चों को पढ़ाना है। तो अधिगम का अर्थ जो होता है साथियों, वह होता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास की बात करेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। जी हाँ साथियों, जो अधिगम होता है उसके लिए स्व अनुभव आवश्यक है, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपयुक्त सभी की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षा बंधु, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को क्रैक करना, यहाँ पे सभी फीडबैक करेंगे, सभी कमेंट करेंगे। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है साथियों, अगर आपका एग्जाम होता है और टॉप 100 प्रश्नों में से अगर आपका 50+ यहाँ पर स्कोर है तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक है साथियों, तो अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये तीनों आवश्यक हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है, सीखने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है प्रेरणा का होना, निरर्थक पद, स्मृति मापन उदाहरण या तेज गति से पढ़ने की क्षमता की बात करेंगे। तो सीखने के लिए जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है वह होता है प्रेरणा का होना। प्रेरणा का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सीखने की बात करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन पाना है, अगर आपको पढ़ने के अभ्यास करने की प्रेरणा है तो सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। सातवां प्रश्न जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं है। अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक की बात करेंगे। तो सभी आप लोग जानते हैं कि सीखने की परिघटना में जो आवश्यक घटक अधिगमकर्ता होता है, आंतरिक अवस्था होता है, प्रेरक होता है। लेकिन सीखने की परिघटना में आवश्यक यहाँ पे शिक्षक नहीं है। ठीक है, डी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, बालकों में सीखने पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का, रुचि का, बौद्धिक योग्यता का या शारीरिक गठन का पड़ता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बालकों में जो है सीखने पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है किसका पड़ता है, प्रेरणा का पड़ता है। अगर आपको सीखना है, आप लोग हमेशा देखते हैं बालकों में प्रेरणा होती है, बालक बचपन से दिखता है। ठीक है, बालक महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करता है। कोई बालक आपके महान साइंटिस्ट की बात करेंगे, उनके विचारों के अनुसरण करता है। कोई डॉक्टर के जो महान है उनके करता है, कोई कवि है उनके विचारों का अनुगमन करता है। ठीक है, तो बालकों में सीखने का सर्वाधिक प्रभाव उसकी प्रेरणा पर होता है। वह बालक किस प्रेरणा पर हुआ है, किनके विचारों से वह प्रेरित आपका
प्रेरित हुआ है। ठीक है, तो प्रेरणा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, APJ अब्दुल कलाम सभी लोग परिचित होंगे, बहुत सारे बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको कहा जाता है। तो साथियों, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं उनको ही सीखना कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करके सीखता है। भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना, चलने की बात करेंगे। तो बालक जो होता है सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करके सीखता है। तो सभी लोग जानते हैं बालक सर्वप्रथम भाव प्रदर्शन करके या भाव प्रदर्शन करने की क्रिया द्वारा सीखता है। देखिए, बालक अगर सर्वप्रथम अगर बात करेंगे यहाँ पे सीखने की बात करें, ठीक है, ऐसी क्रिया जो सीखता है तो वह भाव प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न पर, आपका फीडबैक, आपका कमेंट सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट, अपना अपना फीडबैक आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन क्रोगम क्रो का है, गेट्स का है, स्नर जी का है या गिलफोर्ड महोदय जी का हो जाएगा। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे सभी शिक्षक बंधु। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन जो साथियों आपके गेट्स का कथन हो जाएगा। ठीक है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन क्या हो जाएगा, गेट्स का हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। जॉन डीवी सीखने का आधार किसे मानते हैं, क्रियाओं को, आत्मा को, बुद्धि को या ज्ञान इंद्रियों को मानते हैं। एग्जाम के पहले वीडियो, गोल्डन वीडियो, मैराथन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपके कमेंट आ रहे थे सर सभी सब्जेक्ट के मैराथन वीडियो लाइए। तो टॉप 100 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न आप भूलते जा रहे हैं एक बार रिमाइंड में हो जाएगा और तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। तो जॉन डीवी का आधार किसे मानते हैं, तो आपके जो जॉन डीवी जी हैं ये जो साथियों क्रियाओं को आधार मानते हैं। किसको मानते हैं, क्रियाओं को इन्होंने आधार माना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम के विकास में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। व्यस्त विद्यालय कार्यक्रम, अधिक पाठ्यपुस्तकें, अधिगम उत्प्रेरित वातावरण या उत्सुक माता पिता होता है। तो अधिगम के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। सी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है तो इस स्थिति को शून्य स्थानांतरण कहा जाता है, ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है, धनात्मक स्थानांतरण या इनमें से कोई नहीं। तो आप भली भांति जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब वर्तमान कार्य को करते समय पूर्व में सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा अगर आ रही है तो मतलब वह हमें क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो वह फिर हमारा ऋणात्मक स्थानांतरण पहुंच जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। जी हाँ, जो सीखने की असफलता का कारण होता है समझने की असफलताएं हैं। यह कथन E.P. पॉलाउ जी का है, इक्सनर महोदय जी का है, मार्शल का है, वुडवर्थ का है। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सीखने की असफलता का कारण समझने की आपके असफलताएं हैं, यह जो कथन है आपके मार्शल का कथन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखना किस प्रकार की गतिविधि है, व्यक्तिगत है, सामाजिक है, व्यवहारिक है या ये सभी हो जाएगा। तो सीखना किस प्रकार की गतिविधि होती है, आप सभी लोग जानते हैं सीखना एक सामाजिक गतिविधि होती है। सभी लोग बताइएगा सीखना किस प्रकार की गतिविधि है। देखिए काफ़ी सारे, देखिए सीखना जो होता है व्यक्तिगत यहाँ पे गतिविधि दिया गया है, समाज दिया गया, व्यवहारिक दिया है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे व्यवहारिक करते हैं, लेकिन ये यहाँ के प्रकार पूछा है, किस प्रकार की गतिविधि पूछा जा रहा है। तो सीखना जो है एक सामाजिक गतिविधि माना गया है सीटेट के, ठीक है, NCERT पर सीटेट ने इसको ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर माना है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह कथन प्रेसी का है, रॉबिन्सन का है, फ्रेंडसन का है या हॉरेक्स का है। तो सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन हमारा किसका हो जाएगा, फ्रेंडसन का हो जाएगा। जी हाँ, सीखने के, देखिए सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपके सफल फ्रेंड मिल जाते हैं, अगर देखिए जो भी आपके दोस्त सफलतापूर्वक है, जो उन्होंने सफलता हासिल की है, अगर वो दोस्त हैं आपके, वो फ्रेंड सर्किल में हैं, तो समझ लीजिए जो अधिगम होगा, अधिक सीखने को प्रेरणा आपको वहीं से मिलती है। तो सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा कहाँ मिलती है, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अर्थात ये कथन फ्रेंडसन का हो जाएगा। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम बताए। तो मैं बार बार आपके प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न, चाहे क्लास की बात करें, बार बार आपको बताया हूँ कि थार्नडाइक महोदय जी का जब भी जिक्र आता है इनके दो नाम अवश्य आ जाते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे थार्नडाइक महोदय जी के दो नाम में कौन कौन से। एक होता है आपका मुख्य नियम आता है जिसके 3 होते हैं आपके, और दूसरा आपका नियम आता है गौड़ नियम जिसके कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं।
तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा। थार्नडाइक महोदय की बात करते हैं, इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एनिमल इंटेलिजेंस बुक्स के आपके किसने लिखा है, तो थार्नडाइक महोदय जी की बात करते हैं। प्रयास, तत्परता, प्रभाव, परिणाम, ये मुख्य नियम के 3 होते हैं आपके। और गौड़ नियम में 5 नियम कौन कौन से आपके, एक है बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का, आत्म किरण का, या सहचर क्रिया की बात करेंगे। 19वां प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई होप सभी प्यारे मित्र अपना अपना फीडबैक बेस्ट करेंगे यहाँ पे, कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है अर्थात मजबूत हो जाता है। यह थार्नडाइक के किस नियम पर आधारित है, तत्परता के, प्रभाव के, अभ्यास के, या इनमें से कोई नहीं। देखिए कृषि क्रिया को बार बार दोहराना, तो बार बार दोहराना यहीं पर आपको उत्तर क्लियर कर दिया गया है। तो कोई भी क्रिया है साथियों, अगर हम उसको बार बार दोहरा रहे हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, ये अभ्यास कर रहे हैं। बार बार दोहराना मतलब उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो क्रिया है, ठीक है, बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थार्नडाइक के अभ्यास के नियम पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है अधिगम, अधिगम स्थानांतरण, परिपक्वता, या इनमें से कोई नहीं। तो सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन पर है कि क्रिया किसी सफल से असंतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। देखिए सभी जानते हैं, अगर कोई क्रिया हम सफलतापूर्वक हासिल करते हैं, सफल होता है, तो हमें संतोष मिलता है, एवं असफलता से हमें असंतोष होता है। तो यह कथन थार्नडाइक के किस नियम को इंगित करता है, अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, या सभी। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है साथियों, तो प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं। सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, निचोड़ यहाँ पे मिल रहा है। और निचोड़ जब मिलता है, कहते हैं गर्मी आ रही है, नींबू को निचोड़ कर जो रस पीते हैं तो पेट को ठंडक मिलती है। इसी प्रकार जब ये निचोड़ की क्लासेज प्रश्न आपको मिलते हैं तो सिलेक्शन की गारंटी मिलती है। तो चलिए इस प्रश्न का फीडबैक जान लेते हैं। साथियों, क्रिया की सफल से संतोष एवं असफलता से असंतोष, ये कथन जो है थार्नडाइक महोदय जी के प्रभाव के नियम की बात करेंगे। अर्थात सफल का प्रभाव संतोष देता है, असफलता का प्रभाव हमें असंतोष कर देता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों, सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो उसे अभ्यसन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, निष्पादन कहते हैं, या मूल प्रवृत्ति कहते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है उसे साथियों क्या कहा जाता है, उसे निष्पादन कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, अनुमानसिक कारक, नैतिक कारक, शारीरिक कारक, सामाजिक कारक। सभी कमेंट कीजिएगा। जब भी कोहलबर्ग का नाम आता है नैतिकता से जुड़ जाता है, वाइगोस्की का नाम आता है संवेगात्मक से या संवेदनात्मक से जुड़ जाता है, लेकिन जब भी वाइगोस्की महोदय जी का जिक्र होता है, इनके कारक के महत्वपूर्ण भूमिका की बात की जाती है, इनके कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देने की बात की जाती है, तो सामाजिक। जी हाँ, वाइगोस्की जी ने बच्चों के सीखने में जो है सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है, श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए साथियों, श्यामपट्ट को जो है शिक्षण साधन सामग्री को किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है, तो आपके वह देखिए श्यामपट्ट होकर एक दृश्य साधन होता है। ना तो श्यामपट्ट बोलता है, ठीक है, क्या श्यामपट्ट जो है आपका बोलता है, बिल्कुल नहीं बोलता है, ठीक है। तो दृश्य तो होगा लेकिन श्रव्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन दिया कि श्यामपट्ट जो है वह हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य साधन कहला जाएगा। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में किसका महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, ग्राफ का, चार्ट का, ब्लैक बोर्ड का, या रेखाचित्र का होता है। तो यहाँ पर सीटेट ने इसका आंसर जो राइट माना है कि कक्षा अध्यापन में 10 साधन के रूप में किसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो ग्राफ का माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन लग रहा हो आप लोग अपना फीडबैक कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का यहाँ पे कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो घनिष्ठ मित्रता की जो प्रवृत्ति होती है आपके सभी लोग जानते हैं किशोरावस्था में पाई जाती है, ठीक है। और इस अवस्था में विपरीत लिंग की
जो फ्रेंडशिप होता है, ठीक है, जो दोस्ती होती है, घनिष्ठ मित्रता होती है, विपरीत लिंग में ज़्यादातर की बात करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शरीरी विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, आपका इंडोसिन ग्लैंडल, या ये सभी हो जाएगा। देखिए शरीरी विकास का क्षेत्र जो होता है आपका स्नायुमंडल भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि की बात करेंगे, ये आपके इंडोनेशिया ग्लैंडल की बात करेंगे, तो ये तीनों हमारे जो हैं शरीर विकास के क्षेत्र कहलाते हैं, इसलिए जो ये सभी हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता है? शैशवावस्था की, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, या इनमें से कोई नहीं। तो वीर पूजा की जो भावना होती है वह किस अवस्था में विकसित होती है? देखिए जब भी वीर होती है, वीर मतलब एक उत्साह होता है, हर एक बच्चे का इंडियन आर्मी में एक सपना हो जाता है, रनिंग शुरुआत कर देता है, फिजिकल तैयारी कर देता है, तो ये जो तैयारी होता है उसके जो मन में दृढ़ निश्चय आ जाता है वह किशोरावस्था में ही हो जाता है। अर्थात हम बात करेंगे वीर पूजा की भावना जब भी हम लक्ष्मीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई जी की कहानी पढ़ते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो ये आप क्या बात करते हैं? वीर रस की बात करेंगे, तो अर्थात उसी से संबंधित ये प्रश्न भी है कि वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषता है? ये आपकी किशोरावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, विकास की किस अवस्था जो है आंधी और तूफान की अवस्था कहा गया है? शैशवावस्था को, बाल अवस्था को, किशोरावस्था को, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंधी और तूफान की अवस्था, कहते ना खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो आंधी और तूफान से लड़ जाता है आदमी, आंधी और तूफान से लड़ने वाली जो अवस्था कहलाती है वह किसी से भी लड़ सकता है, उसके अंदर इतनी वीर उत्साहित होती है, वह होता है किशोरावस्था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्योंकि इस अवस्था से आप लोग भी गुजर चुके हैं तो आप लोग भली भांति समझते हैं, जानते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साथियों किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल, क्लार्क, वेबर, विलियम जेम्स का। सभी मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड टीचर्स सभी कमेंट करेंगे। तो आपकी जो किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन आपका किसका हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं यह कथन आपके स्टेनले हॉल का कथन है। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर ही प्रश्न है कि कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा है? रॉस ने, वुडवर्थ ने, मन ने, या आलपोर्ट ने कहा है? तो कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ये कहने वाले आपके जो मनोवैज्ञानिक है मन का, क्योंकि मन में कल्पना जागृत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मन में कल्पना जागृत कर लेते हैं, उसे धरती पर, धरातल पर उतारने के लिए आपके हाथ और मनन शक्ति को क्या है? जागृत करना पड़ता है, उजागर करना पड़ता है, और कार्य के साथ अभ्यास करना पड़ता है। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, वह किसका कथन है? आपके मन का कथन है, ठीक है। ये मन आपके एक मनोवैज्ञानिक है। जी हाँ, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा वुडवर्थ जी का है, रास का है, हरलाग का है, स्पेंसर का है। देखिए मैंने एक चीज़ आपको जिक्र किया था किसी प्रश्न पर कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। तो चिंतन, मानसिक और ज्ञान, चिंतन करने हैं तो मानसिक चिंतन कीजिए और ज्ञान के क्षेत्र में चिंतन कीजिए, तो आपका जो रास आएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, चिंतन में रास तभी आ सकता है जब मानसिकता के साथ साथ ज्ञानात्मक पक्ष का उजागर होता है, तो हमें चिंतन में रास आ जाता है। जी हाँ, तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, किसका परिभाषा है? रॉस की परिभाषा है। करेक्ट कर लीजिएगा, अपने आंसर को फीडबैक करके लॉक कर लीजिएगा। 100 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी शिक्षक बंधु, ये आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, और आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन आपका कल्पनात्मक, प्रत्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक या तार्किक होता है। देखिए जब भी चिंतन की दृष्टि की बात करते हैं, चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन की बात करते हैं, तो आपका जो यहाँ पे आता है तार्किक चिंतन इज द बेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप ये रीजनिंग, अब ये तार्किक चिंतन किसका रूप ले लिया है? आपका एक रीजनिंग का रूप ले लिया है। किसकी बात करेंगे? रीजनिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो ये रीजनिंग आती है वह तार्किक चिंतन से आधारित होता है, तार्किकता चिंतन से ही आपके संबंधित आपकी रीजनिंग होती है। अगला प्रश्न है, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक चिंतन, संवेदना, संवेग या अभिप्रेरणा की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे जो निहित होता है वह साथियों क्या होता है? अपने अंदर की अभिप्रेरणा को उजागर कीजिए, तैयारी को बेस्ट बनाइए और प्रिपरेशन के साथ सिलेक्शन पाइए। प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित जो कारक होता है वह चिंतन है, संवेदना है, संवेग है या अभिप्रेरणा। देखिए प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंटरेस्टेड है कि क्या बात कर रहे हैं? समस्त व्यवहार के पीछे की बात करेंगे। तो प्राणी के जो है आपके समस्त व्यवहार के पीछे
जो निहित कारक होता है वह सभी लोग जानते हैं आपके अभिप्रेरणा ही होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, जी हाँ, किसी एक ही वस्तु पर अगर आपकी चेतना का केंद्रीकरण कर रहे हैं, ठीक है, वह आपके रुचि कहलाती है, प्रेरणा कहलाती है, प्रत्यक्षीकरण या अवधान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, C-टेट ने इसका करेक्ट आंसर क्या माना है, किसी एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण वह अवधान कहलाता है। ठीक है, किसी एक ही वस्तु पर चेतना का अगर केंद्रीकरण कर रहे हैं तो C-टेट ने यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन अवधान को माना है। अगला प्रश्न है, स्मृति प्रक्रिया है आपकी शारीरिक है, मानसिक है, चारित्रिक है या आध्यात्मिक की बात करेंगे। मेरे सभी प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फीडबैक सर्वोपरि है। जब भी स्मृति की बात की जाती है, स्मृति की प्रक्रिया की बात की जाती है, ये हमारा स्मृति जो प्रक्रिया है वह मानसिक होती है। देखिए, स्मृति जो होता है, हम सोचते हैं, अपने माइंड से सोचते हैं, अपने थॉट से सोचते हैं, अपने थॉट के लॉजिक से होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल जो होता है वह स्मृति कहलाती है। कहते हैं ना, स्मृति आपकी याददाश्त है कि नहीं है, वह क्या कहलाती है, ये प्रक्रिया मानसिक ही होती है। बी ऑप्शन अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाए। साथियों, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदत से, यांत्रिकता से, सक्रिय रूप से या क्रमबद्धता से किया जाता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं आप लोग कि वास्तविक स्मृति जो होती है, इसमें जो याद किया जाता है वह किससे याद किया जाता है, क्रमबद्धता से होता है। क्योंकि क्रमबद्धता ही सफलता की कुंजी बन जाती है और क्रमबद्धता ही आपके सफलता के शिखर पर, फतेह पर ले जाता है। ठीक है, जब आप लगातार डेली क्लासेज करते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, आप समझ लीजिए, अगर आप डेली 100 प्रश्न कर रहे हैं तो आप ये भी जानते हैं कि 10 दिन में क्या होता है। 10 दिन में आप लोग 1000 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं। वही आप लोग एक महीने में कितनी कर लेते हैं, सभी लोग जानते हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन को आप लोग अटेंड कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं क्रमबद्धता बनाए रखिए। तो वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, क्रमबद्धता से याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम सीखी बातों में कभी नहीं भूलते हैं तो वह स्मृति आदत है, स्थायी है, तार्किक है या अस्थायी हो जाती है। तो जब हम सीखी बातों को कभी नहीं भूलते हैं, जी हाँ, मान लीजिए ये सारे प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, ये आपको जिंदगी में नहीं भूलने वाले हैं, ये वादा करता हूँ। आप अगर चिंतन मनन से प्रश्न को, ये वीडियो देख रहे हैं, कभी नहीं भूलेंगे टॉप 100 क्वेश्चन को। तो जब हम किसी भी सीखी बातों को कभी नहीं भूलते हैं तो वह जो स्मृति होती है वह कैसी स्मृति बन जाती है, स्थायी स्मृति बन जाती है। जी हाँ, क्या कोई अपने माता पिता को भूलता है? क्या अपने सगे रिश्तेदार, संबंधी, दोस्त को भूलता है? नहीं भूलता, क्योंकि वह स्मृति स्थायी स्मृति हो जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? अधिगम, चिंतन, धारण, प्रत्यायन। तो इनमें से कौन सा स्मृति का अंग नहीं है? तो इसके पहले हमें जानना बहुत जरूरी कि स्मृति के अंग हैं कौन कौन। देखिए, अधिगम, चिंतन और प्रत्यायन ये क्या होते हैं? स्मृति के अंग कहलाते हैं। लेकिन जो धारण दिया गया है, थर्ड ऑप्शन, यह आपके स्मृति का अंग नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है आदत से, आंशिकता से, क्रमबद्धता से या सक्रिय रूप से। तो वास्तविक जो स्मृति होती है उसमें क्या याद किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, क्रमबद्धता से। ठीक है, इसको हम कर भी चुके हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शायद प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, देखिए, चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जो है, कल्पना, स्मृति, अनुमान, ये सभी। देखिए, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं क्योंकि मैं सारा कुछ अकेले ही करता हूँ, सारा कुछ PDF फाइल, सारा कुछ मेंटेन, सारे क्वेश्चनों का मेंटेन, तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। ठीक है, आपका कमेंट आता है, फीडबैक मिलता है, हमें भी एक, आप लोगों से भी एक मोटिवेशन और सीखने का मिलता है। ठीक है, तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से आप लोग फीडबैक करते हैं, साथ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चिंतन में जो सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया होती है वह कल्पना की, स्मृति की, अनुमान की या इस सभी की होती है? तो चिंतन में जो सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया होती है वह देखिए साथियों, आपकी कल्पना, स्मृति और अनुमान, इन तीनों की होती है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन वाला हमारा ये सभी वाला सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 40+ हम क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, ये कथन क्रोएम क्रो का है, डगलस का है, वुडवर्थ जी का है या मकाइवर एवं पेज का कथन है? सभी लोग बताइएगा। कथन, चाहे हम पिछले एग्जाम की बात करें, 1 से 2 प्रश्न ऑलरेडी पूछा जाता है। तो व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, ये कथन जो है आपके किसी और का नहीं, वुडवर्थ का है। देखिए, उपज होना, उपज मतलब एक जन्म की बात करेंगे। ठीक है, व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण की उपज की बात करें और वहाँ पे वर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में वर्थ लिखते हैं तो डेट ऑफ बर्थ कहते हैं ना, तो वर्थ मतलब एक जन्म होता है, तो जन्म अर्थात उपज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वुडवर्थ का संबंध है। तो व्यक्ति वंशानुक्रम वातावरण की उपज है, ये कथन आपके वुडवर्थ महोदय जी का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था के लिए, पूर्व किशोरावस्था के लिए, युवावस्था के लिए या परिपक्व अवस्था के लिए? तो आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया है कि सीखने की जो खेल विधि होती है वह बाल्यावस्था के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या इन सभी में? मेरे सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अधिगम का शिक्षा में जो योगदान होता है वह देखिए व्यवहार परिवर्तन में भी होता है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी होता है और समायोजन में भी होता है। इसलिए आपका यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का स्थानांतरण जो है या सिद्धांत है? तो अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत, समरूप तथा सिद्धांत, दो तत्वों का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या ये सभी हो जाएगा। देखिए अधिगम स्थानांतरण का जो सिद्धांत है समरूप का सिद्धांत भी है, दो तत्वों का भी है और गेस्टाल्ट का सिद्धांत भी। तो उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरक है? सुरक्षा, भूख, प्यास या सामाजिक बंधन? आप अच्छी तरह से जानते हैं कौन सा जो है प्राकृतिक अभिप्रेरक हो जाएगा। देखिए सुरक्षा है, भूख है, प्यास है, ये तीनों हमारे क्या है सभी लोग बताइए? जन्मजात अभिप्रेरक की बात करेंगे। देखिए भूख और प्यास ही जन्मजात अभिप्रेरक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक अभिप्रेरक जो होता है वह सामाजिक बंधन है। प्राकृतिक अभिप्रेरक आपके यहाँ पे सामाजिक बंधन जो होता है वह प्राकृतिक अभिप्रेरक की श्रेणी पर आ जाता है। और मैकडूगल की बात करते हैं, 14 मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताई थी? मैकडूगल ने बताई थी, जिसमें भूख प्यास ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला प्रश्न बात करेंगे, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, यह कथन थॉमसन, क्रो का, गुडविन का या रॉस का हो जाएगा? तो प्रेरणा छात्रों में रुचि करने की या रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये जो साथियों कथन है सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यह थॉमसन का कथन हो जाता है। जी हाँ, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला का संबंध थॉमसन से बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा माना जाता है। जन्मजात प्रेरक बताइएगा, भूख, जीवन लक्ष्य, रुचि, प्रशंसा। तो हमने बता चुका है कि भूख जो होती है, भूख और प्यास से जन्मजात प्रेरक होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो हम सभी पैरामित्र जिक्र कर चुके हैं। जीन पियाजे जी की अगर बात करते हैं 4 अवस्थाएं इन्होंने जिक्र किया है, जिसमें से पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था जो कहलाती है वह 7 से लेकर 11 तक कहलाती है, वह है आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था है 11 से लेकर आगे 11 से लेकर 15 वर्ष औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और इनसे भी डिटेल से पढ़ लीजिएगा आपके संवेदी बालक की अवस्था के बारे में, कि बालक जो भी कार्य करता है शारीरिक की अवस्थाओं से या इस संवेदी समझ होती है, यह संवेदी की गामक की जीन पियाजे जी की पहली अवस्था है। तो इनका भी चारों अवस्थाओं को डिटेल से पढ़ लीजिएगा, संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। किशोरावस्था को किसने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल ने, क्लार्क ने, वेबर ने, विलियम जेम्स ने। देखिए किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था कहने वाले और आपके कोई नहीं है, स्टेनले हॉल हो जाएंगे। देखिए अगर आपका कमरा बड़ा बना हुआ है, अगर कमरा आप हॉल के रूप में है, तो आप वहाँ पे उथल पुथल कर लीजिए, दिक्कत नहीं होती, क्योंकि स्पेस काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो उथल पुथल करना हो तो हॉल में जाके कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थात ये कथन हल्का हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्न का परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण तथा पुनर्बलन का, अंतर्जात योग्यताओं का या परिपक्वन की बात करें? साथियों स्किनर के अनुसार जो है बच्चों में भाषा सीखने का विकास जो परिणाम होता है वह होता है, सभी लोग जानते हैं, अनुकरण तथा पुनर्बलन की बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? अनुकरण तथा पुनर्बलन की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव ही होते हैं वंशानुगत, सामाजिक व आर्थिक, संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत या पर्यावरण एवं वंशागत की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सदैव क्या होते हैं? पर्यावरण एवं वंशागत। ये आपके C-TET में आया हुआ प्रश्न है, इसको फोर्थ ऑप्शन सही माना गया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह विचार जो है जीन पियाजे जी का है, आसवेल का है, ब्रूनर का है या गेने का कथन है? तो विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह कथन आपके जीन पियाजे जी का है। जीन पियाजे जी किसके लिए जाने जाते हैं? आप सभी लोग जानते हैं, जीन पियाजे जी का जब भी जिक्र होता है तो संज्ञानात्मक विकास या संवेगात्मक विकास की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद या गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करेंगे।
सभी जानते हैं जब भी पावलोव और स्किनर महोदय की बात की जाती है तो ये सभी लोग जानते हैं दोनों जो है आपके व्यवहारवाद से संबंधित हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, उसे मैं जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। यह कथन है आपकी गुथरी का है, पावलोव का है, स्किनर का है, वाटसन का है। देखिए ये कथन मिसप्रिंट हो गया था। हमने शायद किसी पिछले प्रैक्टिस पेपर या अभ्यास प्रश्न मॉडल पेपर पर हमने आपको दूसरा ऑप्शन बता दिया था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है गलतियाँ, ध्यान है जो विचलित हो जाता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं करेक्ट भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी आप लोगों का फीडबैक मिलता है तो मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा चाहे वैसे बना सकता हूँ, ये जो कथन है आपके वाटसन महोदय जी का है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जो है प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? उद्देश्य, संरचना, प्रक्रिया, विषय वस्तु। तो साथियों एक ऐसी प्रणाली जो एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि उद्देश्य, प्रक्रिया और विषय वस्तु, ये तीनों जो हैं ये एक प्रणाली उपागम पहलू है। लेकिन जो संरचना है यह प्रणाली उपागम पहलू नहीं होती, इसलिए आपका एक क्वेश्चन जो है आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थांडाई का सिद्धांत जाना जाता है संज्ञानात्मक, समाजवाद, संयोजनवाद या सहचरवाद के नाम से जाना जाता है। तो थांडाइक महोदय जी की बात करते हैं। थांडाइक महोदय जी का जब भी जिक्र होता है, ठीक है, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है, भूखी बिल्ली और मृत मछली, और यहाँ पे अनुक्रिया कर्ता जो होती है वो बिल्ली होती है और उद्दीपक मृत मछली होता है। एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है थांडाइक महोदय जी का सिद्धांत। प्रयास त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं भूल के सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि के, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी का सिद्धांत, एसआर बॉन्ड का सिद्धांत, ये सारे आपके थांडाइक महोदय जी के हैं। तो थांडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, किसकी बात करेंगे? संयोजनवादी सिद्धांत अर्थात संयोजनवाद की बात करें। अगला प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। आइए जान लेते हैं क्या इसका फीडबैक है। संज्ञानात्मक विकास की निम्न अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? देखिए ब्रूनर द्वारा जो है अधिगम पर किया गया है, आपके प्रतिभा परकता पर किया गया है, सांकेतिकता पर किया गया है, लेकिन आपके पराधीनता पर नहीं किया गया है। तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में जो है आपकी पराधीनता की अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? शिक्षण प्रक्रियाओं की एक विधि है जो कि सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये क्रो ने कहा है, बीओ स्मिथ ने कहा है, क्रोनबेक ने कहा है, हिलगार्ड ने कहा है। तो शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह आपके बीओ स्मिथ जी ने कहा है। आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित क्रिया अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना, कल्पना करना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से जो संबंधित है वह कहलाता है कल्पना करना। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावी बनाता है? उपयुक्त शिक्षण, पाठ्यक्रम पूरा करना, शिक्षण विधि का उपयोग करना, या ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे पारितोषिक तथा, सभी लोग बताइएगा, यहाँ पे दंड का अनुचित आपका उपयोग करना। तो ऐसा शिक्षण वो अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बना देता है। जी हाँ, प्रभावहीन की बात करेंगे तो जो आपका पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग अगर होता है तो ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रम है ये प्रभावहीन बना देता है। और बाकी जो उपयुक्त शिक्षण हो गया, पाठ्यक्रम का पूरा करना, शिक्षण विधि का उपयोग करना, ये तीनों जो है शिक्षण अधिगम को प्रभाव बनाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रभावहीन आपका फोर्थ ऑप्शन बना देता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण जो है बच्चे में अनुशासनहीनता का कारण उत्पन्न करता है? भय, बीमारी, पीड़ा या स्वतंत्रता। दोस्तों ऐसा कारण जो बच्चे में अनुशासनहीनता का कारण उत्पन्न कर देता है वह आपका भय हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था जो है लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? उत्तर प्रौढ़ावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, पूर्व किशोरावस्था या शैशवावस्था। सभी लोग बताइएगा। ऐसी अवस्था जो लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है, सभी लोग बताइए कौन सी अवस्था है? फीडबैक सभी लोग बताइएगा। इस प्रश्न का फीडबैक क्या है सभी लोग खोजबीन कीजिए और बताइएगा, क्योंकि इस प्रश्न पर काफ़ी सारे डाउट हैं। तो ऐसी अवस्था जो लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्या को जन्म देती कौन सी अवस्था है? सभी लोग फीडबैक करके बताइए, बाकी हम कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक आपको बता देंगे। डेविस आसवेल ने प्रशिक्षण प्रतिमान को विकसित किया। अग्रिम व्यवस्था, जांच प्रशिक्षण, सामाजिक अंत्यक्रिया, अभिक्रमित अधिगम। तो डेविस जो आसवेल जी हैं इन्होंने शिक्षण प्रतिमान को जो विकसित किया था वह उगाया जाएगा अग्रिम व्यवस्था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षा तकनीकों को किसने 3 भागों में बांटा है? आपके लुम्सडेन ने, गेट्स ने, काल्विन ने, लॉन्गफील्ड ने। तो शिक्षा तकनीक को 3 भागों में बांटने वाले जो आपके हैं महान वैज्ञानिक आपके लुम्सडेन की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। सभी शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, शिक्षण सूत्रों का जो आधार होता है वह मनोवैज्ञानिक होता है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार टीटी एग्जाम पर आपके एग्जाम पर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम जो है प्राप्त करना है, मात्र ज्ञान है, अभिवृत्ति है, ज्ञान और अभिवृत्ति दोनों है, या अनुभव हो जाता है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार जो अधिगम प्राप्त करना है वह ज्ञान और अभिवृत्ति, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है, विद्यालय में, समाज में, परिवार में, सभी में। तो अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो किस पर पूर्ण होती है? तो इन सभी में पूर्ण होती है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है क्षमता का विकास, बढ़ती हुई आयु, शारीरिक विकास, अधिगम पूरा होना। तो परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है वह हो जाता है क्षमता का विकास। अगला प्रश्न दिया गया है, कक्षा में शिक्षक जो है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, या ये सभी। तो कक्षा में जो है शिक्षक है विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो प्रेरित करते हैं वह गृह कार्य देकर भी करते हैं, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी, फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? देखिए, भय, क्रोध और चिंता ये तीनों नकारात्मक हो सोच, ठीक है। किसी को भय आ जाना निगेटिव है ना, क्रोध आना ये भी है, चिंता होना, चिंता करना ये नकारात्मक निगेटिव संवेग है, लेकिन जो आशा होती है एक सकारात्मक कहला जाता है। तो नकारात्मक संवेग आशा आपकी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। देखिए, सभी लोग जानते हैं जो संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बच्चे किससे होता है? बच्चे के क्रोध से होता है। अगर बच्चा क्रोधित कर रहा है, क्रोध कर रहा है, तो संवेगात्मक संघर्ष उसमें उत्पन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है वह आयु आपकी कौन सी कहलाती है? तो वह आयु 16 वर्ष। जी हाँ, बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जो होता है जिस आयु में होता है वह है 16 वर्ष, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह कथन आपके ई.ए. पील का हो जाएगा। अगला कथन है, निम्न में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? तो सभी लोग जानते हैं वक्ता, संदेश, संवाद स्रोत ये है, लेकिन अनुभव जो है आपका संवाद स्रोत नहीं होगा, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल छपा था? तो जो आपके स्टेनले हॉल की पुस्तक है किशोरावस्था, तनाव और संघर्ष का काल, इसी में छपा था, स्टेनले हॉल की पुस्तक में छपा था। अगला प्रश्न है, कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीख कर, सुनकर, देख कर, अनुभव करके। तो कोई बच्चा जो है नवीन व्यवहार को वह खोजता है वह सीख करके खोजता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है, बीमारी, शारीरिक थकावट, परिपक्वन या मानसिक थकावट। तो ऐसा कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है वह साथियों कहला जाता है परिपक्वन, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, अधिगम प्रक्रिया या शिक्षार्थी की बात करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण कहला जाता है वह कहला जाता है शिक्षार्थी। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, किसने कहा है? तो 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, ये आपके क्रो महोदय जी ने कहा है, पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित जो कारक कहलाता है वह आपका प्रस्तुतिकरण। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक होता है प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान है, मानक का विज्ञान, अनुप्रयुक्त, विशुद्ध विज्ञान, इनमें से कोई। देखिए, शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है मानव के व्यवहार को चेंज कर दे, मानव के व्यवहार को बदल दे, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे, ठीक है। तो व्यवहार से संबंधित होता है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान इनमें से कोई नहीं, ना तो मानक विज्ञान है, ना ही अनुप्रयुक्त, ना ही विशुद्ध, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है
अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थितियाँ या सभी। तो शिक्षा जो मनोविज्ञान है, अधिगमकर्ता, प्रक्रिया, स्थितियाँ, इन तीनों से संबंधित है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फटाफट अंदाज में इस 100 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो जो श्रृंखला अधिगम होती है ये आपके गौने से संबंधित है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जो प्रतिपादन जिन्होंने किया है वह आपके जॉन वी वाटसन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है अधिगम का निष्पादन है, तो अधिगम का जो निष्पादन होता है अभिवृत्ति भी कहलाती है आपकी, ज्ञान भी, कौशल भी। तो अधिगम का निष्पादन, अभिवृत्ति, ज्ञान, कौशल ये तीनों हो जाएंगे, इसलिए उपरोक्त सभी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो निर्मितवाद के अनुसार जो एक अध्यापक को जो मुख्य भूमिका निभानी चाहिए वह सहजकर्ता की निभानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सृजनात्मकता की विशेषता होती है, देखिए सृजनात्मकता की विशेषता होती है कि वह मौलिकता भी होती है, उसमें प्रभावशीलता भी होती है और लचीलापन भी होता है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु, जब आपकी नियुक्त होगी अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तो विद्यार्थी की जो तनाव होता है, टेंशन होते हैं, हमेशा होती हैं, तो ऐसे जब विद्यार्थी आपको मिलेंगे और ऐसे जब समय से गुजरेंगे विद्यार्थी, तो उससे संबंधित समस्या दूर की जा सकती है। किसके द्वारा? तो वह की जा सकती है, सभी लोग जानते हैं, निर्देशन और परामर्श के द्वारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? देखिए आप जानते हैं छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कैसेट, ये तीनों जो है अनुदेशन सामग्री है, लेकिन ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है ये आपका अनुदेशन सामग्री पर नहीं आता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जिसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है वह आपके कौन है? तो सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल देने वाले सभी बताइए, हम बात करेंगे वाइगोस्की महोदय जी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया था उनका नाम क्या है? या मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सभी लोग जानते हैं, फटाफट फीडबैक कीजिए। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत की जब भी बात की जाती है सिगमंड फ्रायड जी का नाम आ जाता है। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसको अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है? R.M. गायने, जेस ब्रूनर, वाइगोस्की महोदय, E.P. पावलोव महोदय जी की बात करेंगे। तो किसको जो है अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य, ध्यान दीजिएगा, अग्रणी कार्य के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह है, हम बात करेंगे पावलोव महोदय जी की बात करेंगे। अगला प्रश्न है पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है और इनके जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं वह है, सभी लोग बताइए, पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे। अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? आपके E.P. पावलोव महोदय जी को कहता है। कुत्ते पर प्रयोग करने वाले आपके E.P. पावलोव जी हैं। पाचन क्रिया पर इन्होंने शोध किया था E.P. पावलोव महोदय जी ने। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला और अनुबंधन का जनक भी आपके E.P. पावलोव महोदय जी को कहा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया, इस प्रकार का सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने किया? E.P. पावलोव महोदय जी ने किया। कौन सा संज्ञानात्मक समग्र या समग्र आकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? देखिए कर्ट लेविन, कोहलर, वर्दीमर, ये तीनों जो है संज्ञानात्मक समग्र कृति मनोवैज्ञानिक, लेकिन टालमैन आपके नहीं है। ठीक है, टालमैन को टाल दीजिए। अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुकूलन, प्रायोगिक, आकस्मिक। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है वह कहलाती है सामाजिक अधिगम। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है परिवार समाज से ही काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है वह साथियों क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाता है। जी हाँ, ऐसी प्रक्रिया जिसमें संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है वह प्रक्रिया शिक्षण की कहलाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कारक थांडाई के अधिगम से सुमेलित नहीं है? देखिए तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। थांडाई महोदय का जिक्र आता है, जो तीनों नाम आते हैं, प्रभाव या परिणाम का नियम आ जाता है, लेकिन गुणवत्ता का नियम आपने नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा तो थांडाई महोदय जी का नहीं है। अगला प्रश्न,
किस सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका जो समग्रवाद का सिद्धांत है इसको क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक, ठीक है, एंटली आपके एनिमल इंटेलिजेंस बुक लिखने वाले और पशु मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक, एसआर थ्योरी के प्रतिपादक, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक, संयोजनवादी के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कोई नहीं, हम बात करेंगे थांडाइक महोदय जी की बात करते हैं। और इस बाल विकास टॉप 100 के मैराथन वीडियो के मैराथन क्लास का 100वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंधित है। इस प्रश्न का फीडबैक है, सभी लोग बताइए किसने कहा है? मानसिक आरोग्य विज्ञान एक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंध से संबंधित है, किसने कहा है? फटाफट बताइए, फटाफट अंदाज में किसका यह कथन हो जाएगा? सभी प्यारे मित्र बताइएगा। और देखिए राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्रोयम क्रो है। और मैंने एक मोटिवेशन लाइन पढ़ी थी दोस्तों आज ही सुबह सुबह कि अपने अंदाज से जीने के लिए जुनून चाहिए, अपने अंदाज से जीने के लिए जुनून चाहिए, परिस्थितियाँ तो हमेशा ही विपरीत ही बनी रहेंगी। संघर्ष कायम रखें, संघर्ष ही सफलता का अंतिम हमारा क्या होता है, हासिल करने का एक हथियार है। सफलता का हासिल करना है तो आपका हथियार है क्या है? संघर्ष कायम रखें। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन बाल विकास के। प्रश्न कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करके अवश्य बताइएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूं आपके प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र पर, मॉडल पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।